गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज केमिस्ट्री के इस टर्म पे मैं आपको सिखाऊंगा। हम पहले से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में। तो अब जैसे आज एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है अब घटे के ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है अंतर बताइए। देखिए विद्युत अपघट्य बेसिकली है क्या? अगर मैं बात करूं इसका अगर आंसर ये बेटा 2 मार्क्स में पूछा गया, 3 नंबर में क्वेश्चन सॉरी। और इसमें टर्म आती है जैसे इलेक्ट्रोलाइट। आपको जैसे पता ही है विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनको जैसे हम एक बहुत कॉमन चीज लेते हैं नमक है, सोडियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड को NaCl, इसको हमने क्या काम करा, इसको हमने वाटर में यानी जल के साथ घोल दिया, यानी वाटर के अंदर हमने इसको डिसॉल्व कर दिया तो ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस। जैसे हम इसको यहाँ पर देखें Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर हम बात करें विद्युत अपघट्य की यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो अपने आयंस में टूट जाए, जनरल इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि वहां पर उसने ये क्वेश्चन पूछा है तो हमें पहले इसको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए एग्जामिनर ने कि प्रबल और दुर्बल यानी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। तो आप लोगों ने जैसे जैसे विद्युत रसायन चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो जल में घुलने पर अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको HCl ले लिया और मैं ले रहा हूं जाइए प्रबल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाते हैं उनको हम प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब बच्चा ये जनरली दिमाग में रहता है कि क्या ये सर कोई एसिड होगा या कोई सॉल्ट होगा या कोई बेस होगा, तो ये तीनों हो सकते हैं।
जैसे मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ एक एक करके। जैसे सबसे पहले हमने सॉल्ट का उदाहरण ले लिया, बहुत कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने CaCl2 ले लिया, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Cl2 प्लस और 2Cl नेगेटिव। और भी ले लेते हैं, CaCO3 ले लिया हमने, ये भी ब्रेक होगा कैसे, ये भी टूटेगा ऐसे ही, Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस में। तो आपने देखा ये तीनों क्या थे, ये तीनों सॉल्ट लवण, तो वो लवण भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं HCl, H प्लस Cl नेगेटिव, HNO3, H प्लस NO3 नेगेटिव, और जैसे H2SO4 है H प्लस HSO4 नेगेटिव। तो आपने देखा ये सारे के सारे हमें क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं, तो ये सारे क्या है, एसिड हैं यानी अम्ल है। आगे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH, Na प्लस OH नेगेटिव आयन, KOH ले लीजिए, K प्लस OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, Ca2 प्लस OH माइनस। ये सारे के सारे क्षार हैं यानी बेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो वो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर अपने आयंस में पूरी तरह से टूट जाएं, जो कि वो कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अब हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की। दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो अपने आयंस में नहीं टूटेंगे? बिल्कुल सही बात है। हम जनरली ये बोलते हैं जो अपनी सांद्रता पर पूरी तरह से अपने आयंस में ना टूट पाए, ऐसे पदार्थ जो अपनी सांद्रता पर पूरी तरह से आयंस में ना टूटें और हमेशा साम्य की स्थिति में रहें, उनको हम बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे? अब हम पहचानेंगे कैसे, किसी भी अगर मैं आपको कोई एग्जांपल लिख के दूं तो आप कैसे पहचानेंगे, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण हमने ले लिया एसिटिक एसिड का। अब ये देखिए, ये जो एसिटिक अम्ल है वो हमेशा साम्य की स्थिति में रहेगा यानी इक्विलिब्रियम पर रहेगा। किसके बीच में? अपने आयंस के बीच में, अपने आयंस के बीच में और अपने मेन कंपाउंड के बीच में, यानी मेन जो हमने लिया है हम इसके बीच में। जबकि वहां हम क्या ले रहे थे, सिंगल एक एरो बना रहे थे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, डबल एरो ले रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी पहचान तो यही बेटा कि इस तरह का अगर साइन दिख रहा है जनरली, तो हम क्या बोलेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। दूसरा है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4 प्लस OH नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपके देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में जनरली जितने ही आप याद रख लेंगे तो काफी काम चल जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई विद्युत प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर बताइए, तो आप दोनों की परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि जो अपने पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाए वो प्रबल, और जो पूरी तरह से ना टूटे हमें से साम्य की स्थिति में वो कैसे रहेंगे, उनको बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर?
अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो होंगी। कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है, बहुत सिंपल है। अब ज्यादा 2 मार्क्स नहीं, हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना होगा। हमें इसमें पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे सिलेबस में है वो कितने की है? शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है, बस 2 ही कोटि की है। अब हम इसको करेंगे कैसे? तो देखिए इसका उत्तर मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया अगर होती है, जैसे मान लीजिए हमने ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यानी उत्पाद बन रहा है, तो अभिक्रिया के वेग की दर बराबर होगी कि इसके ऊपर निर्भर करेगी कि ये कितना बनेगा। भाई ये कितना बनेगा ये हमें कौन बताएगा? यही तो बताएगा। तो वो किस पर निर्भर करेगी? ये। अगर इसकी पावर यहाँ 0 है तो ये कौन सी हो गई? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं dx/dt बराबर -ke की पावर 0। अब आप ये सब जानते हैं कि माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि ये समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है और कोई इसका रीजन नहीं है। तो हमारा जो मेन कंसर्न था वो इससे था कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का मतलब है कि जब वो किसी भी अभिकारक की सांद्रता की पावर, यानी जो वैल्यू है, जो कंसंट्रेशन है उसकी अभिकारक की या रिएक्टेंट की पावर जो है वो 0 आती है, तो वो अभिक्रिया कौन सी आती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। बस हमें इतना लिखना है, इससे एग्जाम्पल को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को ठीक ठाक पता है और इसमें आप मार्क्स मिल जाएंगे। अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है, इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ग्लूकोज के जल में विलयन की सांद्रता 10% वेट बाई वेट है। सही है सर। यदि विलयन का
गणना कीजिए। पहला पूछा इसमें मोलरता, मोलैरिटी, स्मॉल एम। दूसरा पूछा है मोलरता, मोलैरिटी, कैपिटल एम। तीसरा पूछा है आपसे विलियन में प्रत्येक घटक का मोल अंश, यानी इनडायरेक्ट वे में आपसे इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन। और ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट करा है कि इस पूरे क्वेश्चन से आपका जो ये मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और इस तरह से आप जो विलियन चैप्टर है उसका लगभग 30% पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम 1 बाय 1 इस चीजों को क्लियर करते हैं कि कैसे इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हमें दे क्या रखा है और हमें करना क्या है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो गिवन है, हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, 10% W/W। अब आप में से कितने लोग इसको जानते हैं कि 10% W/W का मतलब क्या होता है? मास, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है आपको, तो इसका मतलब होता है, अब क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, किसको, ग्लूकोज को किसमें बोला है, जल। तो अगर मैं विलियन का लिखा मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विलियन मैंने बनाया और एक विलियन के 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो विलेय का मतलब विलेय और एक होता है विलायक। क्लियर? विलेय क्या है आप सब जानते हैं, जो घुलता है। विलायक क्या है, जो घुलता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के जल में विलेय, यानी विलेय क्या हो गया, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्लूकोज हो गया और यहाँ पर जो हो गया वो क्या हो गया, विलायक हो गया। बस यहीं से अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 10% का मतलब हो गया 10% W/W का मतलब हो गया कि इसमें जो 10 ग्राम, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में है। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आगे चलूँ फिर समझा रहा हूँ। देखिए
तो ये कितना है, इसका मास कितना हो गया W 10 ग्राम। विलायक का हमने निकाला, अब हम जानते हैं दोनों का कितना है, 100 है, तो 100 में से 10 करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका मतलब निकाल लेंगे 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16, तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 180। इसका जो मॉलिक्यूलर मास 180 आएगा, और वाटर का आंसर जो हम जानते हैं कितना आएगा, H2O 2 × H प्लस 1 × O, यानी 2 × 1 प्लस 1 × 16 यानी 18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 18। इतना क्लियर होता चल रहा है, नोट करिए। अब देखिए, अब हम सबसे पहले मोल निकालेंगे, विलय के मोल भी निकालेंगे और विलय के, क्योंकि अब हमें सारी चीजें पता चल रही हैं। विलय के मोल क्या है, विलय के मोलों की संख्या, मैं थर्ड वाला पार्ट कर रहा था, फोर पे विलय के मोलों की संख्या वो कितनी आएगी, वे कैसे निकालते हैं मोल, द्रव्यमान अनुभाग, कितना आया 10/180। ठीक है, ये हो गया विलायक के ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 90/18, यानी लगभग 5। ठीक है, ये आएगा 1/18, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/18। ठीक है, कुल विलयन के मोलों की संख्या कितनी आएगी, विलय के मोल प्लस विलय के मोल, इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 18/91। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, आपके पास विलय के मोल भी आ रहा है, विलय के मोल भी आ रहा है, और कुल विलयन के मोलों की संख्या भी आ रही है। अब हम इससे सबसे पहले तीसरा पार्ट करेंगे कि हर एक घटक के मोल को। तो जो तीसरा पार्ट था वो हमारा क्या था, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, मोल घटक निकालना हर एक का। तो कैसे निकालते थे, टोटल मोल, तो जैसे हमें निकालना है मोल प्रभाव, किसका, विलय का, तो कैसे आएगा, विलय के मोल
मोल मिलियन के मोल। वो कितने जोड़ा 19/15 और ये आ जाएगा 91/60। ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्ड वाले को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे मोलरता और मोलरता। अब देखिए मोलरता क्या होती है, अगर आपसे मोलरता पूछी जाए। मोलैलिटी, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसमें सुनिए। विलय के मोल विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ ग्राम में ले लिया तो हम ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब विलय के मोल क्या होते हैं? विलय का द्रव्यमान विलय का अणुभार विलायक का द्रव्यमान, यहाँ ग्राम में ले रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं 1000 से। अब देखिए इसमें आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब वैल्यू आप निकालेंगे